हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। तो ऑसिलेशंस आप सब जानते ही हैं कि ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो मोशन होता है और जनरली हम ऑसिलेशंस में एनर्जी को कंजर्व मान लेते हैं। तो उसमें जो ऑसिलेशंस हैं वो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि कोई भी ऑसिलेशन है उसमें एनर्जी का लॉस होता है। जैसे एक स्विंग है, उस स्विंग को अगर हमने एक बार धक्का देके छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो इस तरह के जो ऑसिलेशंस हैं जिनमें एनर्जी का लॉस होता है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होता जाता है, इनको बोला जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं क्या होता है और कैसे हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो यहां पर फिगर भी आपको दिख रहा है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो पार्टिकल है वो उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। इन्हीं चीजों का हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और इसमें हम जो सीबीएसई एनसीईआरटी कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमें हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो अ रियल हार्मोनिक सिस्टम विल लूज एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा, एंड एज अ रिजल्ट इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। तो कोई भी जो वास्तविक सिस्टम है, हार्मोनिक सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम, वो अपने इंटरनल फ्रिक्शन के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण, या किसी और मीडियम में रख दिया, वाटर में रख दिया तो वाटर रेजिस्टेंस के कारण, इस तरह से एनर्जी कहीं ना कहीं वो लूज करता है और उससे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। ऐसे ही ऑसिलेशंस को डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस बोला जाता है। और ये जो एनर्जी लॉस होती है ये थर्मल एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। तो जैसे इसको हम देखें तो अभी हम सबसे पहले यहां पर बात करें ये नॉर्मल ऑसिलेशंस। तो नॉर्मल ऑसिलेशंस आप देखेंगे तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि नॉर्मल ऑसिलेशंस कैसे होते हैं कि एक सिस्टम है, ऑसिलेटिंग सिस्टम, वो हमेशा दो फिक्स्ड हाइट्स के बीच में या फिक्स्ड पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट करता है। तो जितना ऊपर शुरू में था बाद में उतना ही ऊपर लौट के आएगा, नीचे भी उतना ही जाएगा। ऐसा हम एसएचएम में पढ़ते हैं कि इस तरह का मोशन एसएचएम मोशन में हमने देखा था जब एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इस तरह का मोशन होता है। दिस इज द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन या नॉर्मल ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। अब हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि एनर्जी लॉस होती है तो सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मान लो यहां पर अब हम फ्रिक्शन को, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें तो ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी लॉस करेगा और इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और कम होते होते एक टाइम पर यह एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। तो ऐसा जो मोशन है ये कहलाता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जिसमें एनर्जी का लॉस होता है और उसी के कारण एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते होते जीरो को अटेन करती है वो वैल्यू। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या अंतर है। अगर हम उसकी बात करें तो अनडैम्प्ड या नॉर्मल ऑसिलेशंस जिसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, एम्पलीट्यूड हमेशा फिक्स रहता है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती जाती है और एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके, अब हम इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस की। कैसे हम उसको इक्वेशन में लिख सकते हैं और कैसे ये जो इसका जो ग्राफ बन रहा है या ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं मैथमेटिकली। तो सबसे पहले जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी डैम्पिंग फोर्स उतना ज्यादा होता है और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, रिटार्डिंग फोर्स होता है। तो इसलिए हम डैम्पिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, हम डैम्पिंग फोर्स को लिख सकते हैं माइनस बी टाइम्स वी। बी इज अ कांस्टेंट, वी जो है वेलोसिटी हो गई पार्टिकल की। तो डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसको हमने माइनस बी वी इस तरह से हमने उसको लिख दिया। तो अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यहां पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक हम स्प्रिंग मास सिस्टम की ही बात करें तो एक स्प्रिंग फोर्स हो गया माइनस के एक्स, एक डैम्पिंग फोर्स हो गया माइनस बीवी। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो हमने ये जो नेगेटिव वाली टर्म्स है इनको राइट साइड में ले गए और वो सारी टर्म मिलकर 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमने उसको ऐसे लिख दिया ma plus bv plus kx is equal to 0. So where a is acceleration, acceleration को क्या लिख सकते हैं d2x by dt square, वेलोसिटी को dx by dt। तो इस तरह की हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब जनरली ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन जनरली हम नहीं पढ़ते हैं कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसको एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि किस तरह का इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, देखो एक तो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और ये जो डिक्रीज होता है कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल टाइप का डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज हो रहा है और साथ में ऑसिलेशन तो हो ही रहा है जैसे हमारा नॉर्मल एसएचएम में होता था। तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है और ऑसिलेशन हो रहा है, हम उन दोनों फैक्टर को कंसीडर कर लेते हैं और उससे हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन निकल कर आता है कि एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होना भी आ जाता है और ऑसिलेशन भी आ जाता है। देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है इसका। तो फॉर स्मॉल डैम्पिंग इट्स सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा डैश टी। तो स्मॉल डैम्पिंग के लिए ये इसका एक्सप्रेशन आ जाता है। देखो ये a नॉट e की पावर माइनस बीटा टी क्या बता रहा है, a नॉट शुरू का एम्पलीट्यूड है t इज इक्वल टू 0 पे और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। बेसिकली ये जो ऊपर ब्लू लाइन जैसा है इस वाले फंक्शन को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ग्राफ एक्चुअली इस फंक्शन का नहीं है, ग्राफ तो ऑसिलेशन का है। ऑसिलेशन वाले पार्ट को ये वाला फैक्टर बता रहा है कॉस ओमेगा डैश इंटू टी। तो एक्चुअली हम इस x को एक बार डिफरेंशिएट करके यहां रख दें, दो बार डिफरेंशिएट करके यहां रख दें और उससे सॉल्व करके बीटा और ओमेगा डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हो ट्राई, बाकी वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या आएगा। बाकी आता कहां से कि फंक्शन हमने देखा, कैसे देखा, प्रैक्टिकली देखा कि फंक्शन इस तरह का होता है कि ऑसिलेशंस भी हो रहे हैं और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज भी हो रहा है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन इस फॉर्म का कुछ आना चाहिए कि एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और एसएचएम से जो ऑसिलेशन वाला फैक्टर है वो आएगा। अब इस x को हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो अभी हमने m d2x by dt स्क्वायर प्लस b dx by dt प्लस kx इज इक्वल टू 0 लिखी थी, इसको सॉल्व करके हम बीटा और ओमेगा डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं कि बीटा डैश क्या होना चाहिए और ओमेगा डैश क्या होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो वैल्यूज जो देखते हैं हम, ओमेगा डैश ओमेगा के बराबर नहीं होता, ओमेगा जो एक्चुअली स्प्रिंग मास सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है अंडर रूट के बाय एम, तो उसके बराबर नहीं होता। तो ओमेगा डैश किसके बराबर आ जाता है, अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। और जो बीटा है ये b बाय 2m के बराबर आ जाता है, वेयर b इज दिस डैम्पिंग कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इफेक्टिवली ये वाली जो टर्म देखें हम b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, दिस इज द बीटा स्क्वायर और ये जो है एक्चुअल ओमेगा या ओमेगा नॉट बोल देते हैं इस फ्रीक्वेंसी को। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ओमेगा में स्लाइटली चेंज आता है। बाकी हम देखते हैं जब स्मॉल डैम्पिंग की बात करते हैं, स्मॉल डैम्पिंग का मतलब होता है बी बहुत ही कम होता है, यानी ये वाला फैक्टर बहुत कम हो जाता है, तो ओमेगा डैश अप्रोक्सीमेटली हम ओमेगा के बराबर ही मान लेते हैं। आगे उसको हम बात करेंगे। तो मेन चीज क्या है कि इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म का होता है ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा डैश इंटू टी, जिसमें ओमेगा डैश किसके बराबर आता है, अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू बी बाय 2m। तो जो हमारे पास इफेक्टिवली अब इक्वेशन हो गई, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m, बीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पर, cos ओमेगा डैश की, वेयर ओमेगा डैश इज अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ऑलरेडी अभी हमने देखा कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से लिखी जा सकती है, जहां पर ओमेगा डैश है अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी जो है, तो ओमेगा डैश जो है ये 2 पाई एफ डैश के बराबर हो जाएगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा डैश। ओमेगा डैश किसके बराबर है, अंडर रूट के बाय एम को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर बोल सकते हैं। ओमेगा नॉट जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है स्प्रिंग मास सिस्टम की, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अंडर रूट के बाय एम होती है, तो उसकी ही के बाय एम को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर बोल रहे हैं। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म एक तरीके से बीटा स्क्वायर, जो बीटा क्या है बी बाय 2m, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फॉर स्मॉल बी मतलब स्मॉल डैम्पिंग, अगर डैम्पिंग स्मॉल है
तो ये वाला फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाता है, तो ओमेगा डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट आ जाता है, इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो ज्यादातर हमारे जो सामने क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो स्मॉल डैम्पिंग वाले ही आते हैं और उससे रिलेटेड ही हम एक्सप्रेशंस याद रखते हैं। तो वहां पर अगर कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट के बाय एम। That is, the system oscillates with almost natural frequency under root k by m and with amplitude decreasing with time according to the relation. तो amplitude कैसे decrease करेगा? A is equal to a naught e की पावर माइनस बी टी बाय 2m। ये जो पूरा फैक्टर है ये एम्पलीट्यूड को बता रहा है, a naught e की पावर माइनस बी टी बाय 2m। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाता है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ एम्पलीट्यूड आधा कब हो जाएगा, 1/10 कब हो जाएगा। तो बेसिकली सिंपली हमें इस फॉर्मूले में a को a नॉट बाय 10 रख देंगे 1/10 के लिए, आधे के लिए a नॉट बाय 2 रख देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। नाउ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब स्मॉल डैम्पिंग के लिए जैसे हमने एक एसएचएम में या स्प्रिंग मास सिस्टम में एनर्जी क्या देखते हैं, हाफ के ए स्क्वायर। तो यहां पर भी हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे टाइम पे एनर्जी क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर। अब नॉर्मली जो एसएचएम रहता है जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं वहां पर कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो ए क्या आया था, ए आया था ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। तो उसका स्क्वायर करेंगे पड़ेगा ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। तो 2 का फैक्टर एक कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो दिस इज द एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी वाला। स्मॉल डैम्पिंग का क्या मतलब होता है, स्मॉल डैम्पिंग का मतलब होता है बी बाय रूट के एम इज लेस देन 1। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल डैम्पिंग। बेसिकली जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है वो बीटा स्क्वायर से काफी ज्यादा हो जाए। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज के बाय एम एंड बीटा स्क्वायर इज बी बाय 2m। तो वो जो है ओमेगा नॉट स्क्वायर बी बाय 2m से काफी ज्यादा हो जाए, जिससे कि b बाय 2m को हम इग्नोर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, और एम्पलीट्यूड वगैरह के लिए हम इस तरह के फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस बी टी बाय 2m हो जाएगा, और एनर्जी इस तरह से लिखी जा सकती है। If we put b is equal to 0, all equations of a damped oscillator will reduce to equations of an undamped oscillation। तो बेसिकली जो चेंज आ रहा है वो b के कारण आ रहा है, डैम्पिंग कांस्टेंट के कारण। अगर b 0 हो गया मतलब कोई डैम्पिंग नहीं है तो हमारा नॉर्मल अनडैम्प्ड ऑसिलेशन सिस्टम या एसएचएम का सिस्टम बन जाएगा और सारी इक्वेशन उस तरह से रिड्यूस हो जाएंगी। तो इसका हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैसे हम क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, फॉर अ डैम्प्ड ऑसिलेटर द मास m ऑफ द ब्लॉक इज 200 ग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट k is 90 न्यूटन पर मीटर एंड द डैम्पिंग कांस्टेंट b is 40 ग्राम पर सेकेंड। कैलकुलेट फर्स्ट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, second time taken for its amplitude of vibrations to drop to half of its initial value, and C the time taken for its mechanical energy to drop to half of its initial value। तो अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो को एक बार पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें, और जब आपका हो जाए अटेम्प्ट तो फिर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो चलिए पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। ओके, कम बैक नाउ। अब हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सो के एम जो है पहले हमने चेक किया, के एम के कितना है 90, मास कितना है 200 ग्राम यानी कि 0.2 केजी, तो 18 केजी न्यूटन पर मीटर आ गया। रूट के एम अप्रोक्सीमेटली 4.24 आएगा। बी जो दिया हुआ है 40 ग्राम पर सेकेंड, एसआई यूनिट में बात करेंगे तो 0.04 केजी पर सेकेंड। तो देखिए बी जो है रूट के एम से काफी कम है, यानी कि हम स्मॉल डैम्पिंग मानते हुए क्वेश्चंस कर सकते हैं। जनरली ऐसे ही केसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर एक बार चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा है, और 99% टाइम्स चेक नहीं भी करेंगे तो हम स्मॉल डैम्पिंग वाले कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो स्मॉल डैम्पिंग के लिए हमने देखा था टाइम पीरियड को नॉर्मली जो एसएचएम का टाइम पीरियड होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड होता है, वो लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो सब्स्टिट्यूट कर दी हमने वैल्यूज, तो टाइम पीरियड आ गया अराउंड 0.3 सेकेंड्स।
अब सेकंड पार्ट, जो ज्यादातर सेकंड और थर्ड पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस। तो टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो हमने क्या देखा, एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। अब एम्पलीट्यूड आधा हो रहा है किसका, जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो ए नॉट बाय 2 हो गया, ए नॉट बाय 2 रख दिया ए की जगह, तो ए नॉट बाय 2 इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। ए नॉट कट गया, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m। तो इसको 2 की पावर माइनस 1 बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम e की पावर को राइट हैंड साइड में ले जाएं, 2 वाली टर्म को, सॉरी e की पावर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, 2 को राइट हैंड साइड में, तो आ जाएगा e की पावर bt बाय 2m इज इक्वल टू 2, और bt बाय 2m इज इक्वल टू ln2 आ जाएगा। आई होप यहां सबको क्लियर होगा कि हम e को चेंज करते हैं, e की पावर bt बाय 2m को चेंज करेंगे, या इसका लॉग ले लो, ln e की पावर bt बाय 2m इज इक्वल टू ln2, और फिर bt बाय 2m ln e आएगा, ln e 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉग का कॉन्सेप्ट है। तो बीट अगर नहीं पता तो लॉगरिथम वाला जो वीडियो है उसको देखें कि कैसे लॉग के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते हैं। तो bt बाय 2m, तो लॉगरिथम में भी अगर किसी को डाउट है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे हम लॉगरिथम वाले पार्ट को अपना एक बार चेक कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। तो bt बाय 2m इज इक्वल टू ln2 आ गया, तो t इज इक्वल टू 2m बाय b ln2। तो टाइम यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.2 अपॉन 0.04 इंटू 0.693, तो दिस इज 6.93 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम टेकन फॉर एम्पलीट्यूड टू बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है, हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m। तो ये जो कांस्टेंट फैक्टर है इसको हमने ई नॉट बोल दिया, तो ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। अब एनर्जी भी कितनी करनी है, आधी करनी है, तो एनर्जी को आधा करेंगे, तो ई नॉट बाय 2 इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। तो हाफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी बाय एम, तो ई की पावर बी टी बाय एम इज इक्वल टू 2, bt by m इज इक्वल टू ln2, t इज इक्वल टू m by b ln2। देखेंगे वैसे इससे आधा आ जाएगा, यहाँ पे 2m by b ln2 आया था, यहाँ m by b, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हम सीधे इसका हाफ कर सकते हैं, या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3.46 सेकंड इज द आंसर। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिनकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें इतना पता है तो सफिशिएंट है, और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो हम आगे हम देखते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं वो आगे हमारे साथ बने रहें, और जो सिर्फ अपने स्कूल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए यहां तक वीडियो सफिशिएंट है। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, आपका जो भी फीडबैक है और कोई भी आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, कैसा लगा आपको ये वीडियो और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं, उस पर हम जरूर वैसे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ऑलरेडी हमने क्या देखा, इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, माइनस के एक्स माइनस बी वी इज इक्वल टू एम में जिस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है जिसका सॉल्यूशन इस फॉर्म का होता है, तो ये ऑलरेडी हमने अभी तक देखा है। अब एक टर्म कई बार बात की जाती है, मीन लाइफ टाइम। तो मीन लाइफ टाइम क्या है, तो टाइम टेकन फॉर द ऑसिलेशंस एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप टू 1 बाय ई ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डैम्पिंग टाइम। तो मीन लाइफ टाइम या डैम्पिंग टाइम क्या होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम का कितना हो जाए, या ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का, इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1 बाय ई टाइम्स हो जाए। तो देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन हमें पता है, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। अब मीन लाइफ टाइम इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया है, तो एट टी इज इक्वल टू टाउ, ए कितना हो गया, ए नॉट बाई ई। तो ए की जगह हमने ए नॉट बाई ई रख दिया, तो ए नॉट बाई ई इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो 1 बाई ए नॉट से ए नॉट कट गया, तो 1 बाई ई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस बी टाउ बाई 2m। तो ये e की पावर माइनस 1 हो गया, ये e की पावर माइनस बी टाउ बाई 2m। तो हम देख सकते हैं कि बी टाउ बाई 2m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बी टाउ बाई 2m इज इक्वल टू 1 आ गया, तो टाउ इज इक्वल टू 2m बाय बी।
तो दिस इज द मीन लाइफ टाइम या डैम्पिंग टाइम। तो अगर कभी कोई ऐसा पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो हमें आइडिया होना चाहिए कि पहले तो मतलब क्या होता है मीन लाइफ टाइम का। अगर याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो डिराइव किया जा सकता है। उसके बाद बात करें हम अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो फिर से हमारे पास इक्वेशन और सॉल्यूशन जो हमने डिराइव किया था वो यहां पर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के ऑसिलेशंस की। तो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन कब होता है? जब ये बीटा स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, उसको अंडर डैम्प बोलते हैं। तो अंडर डैम्प में क्या होता है? ऑसिलेशंस होते हैं और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होते होते जीरो को अटेन कर लेता है। क्रिटिकली डैम्प तब बोलते हैं जब ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाता है। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसमें क्या होता है? फंक्शन यहां से बस ऑसिलेशंस नहीं करता है, जीरो को रिड्यूस करता है और जल्दी वो क्या करता है? रेस्ट पे आ जाता है। जहां से शुरू करते हैं जल्दी से रेस्ट पे आ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। और ओवर डैम्प्ड में क्या होता है? बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है, मतलब ये इमेजिनरी टाइप की टर्म आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है? ये सिस्टम रेस्ट पे तो आता है लेकिन बहुत स्लोली रेस्ट पे आता है, ओवर डैम्पिंग होती है तो वो धीरे धीरे रेस्ट पे आता है। तो इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं जिसके ये काम आता है। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में हमें क्रिटिकल डैम्पिंग की जरूरत पड़ती है कई बार, तो हम उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले इन कंडीशंस को समझ लेते हैं। अंडर डैम्पिंग मींस बी स्क्वायर इज लेस देन 4m के या बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। और ये किससे कम है? ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है? वही अंडर रूट के, मतलब ओमेगा नॉट अंडर रूट के बाय एम। तो वहां से रिलेशन निकालेंगे तो बी और एम के में ये रिलेशन आ जाएगा। तो अंडर डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर। So an underdamped system moves quickly to equilibrium but will oscillate about the equilibrium point as it does so. तो क्या होगा? ऑसिलेशंस करेगा और फिर इस तरह से रेस्ट पे आएगा। फिर क्रिटिकल डैम्पिंग होती है जिसमें ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाता है या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m के हो जाता है। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम मूव्स एज क्विकली एज पॉसिबल टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेटिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम। तो इसमें ऑसिलेशन नहीं होता, वो क्विकली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ जाता है। एंड देन ओवर डैम्पिंग में बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4m के या ओमेगा नॉट स्क्वायर लेस देन बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वाली केस ओमेगा नॉट स्क्वायर लेस देन बीटा स्क्वायर। देन ओवर डैम्प्ड सिस्टम मूव्स स्लोली टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये भी इक्विलिब्रियम की तरफ आता है लेकिन धीरे धीरे करके इक्विलिब्रियम की तरफ आता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, और किस कंडीशन में कौन सी डैम्पिंग होती है इसका आइडिया होना चाहिए। इसको भी आगे और समझेंगे हम। तो देखो अब यहां पर थोड़ा सा हम ग्राफिकली समझते, मतलब वीडियो से एनिमेशन से समझते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अभी देखो हमने ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है यहाँ पे इसको डेल से डिनोट किया हुआ है, ये हमने बहुत कम रखा हुआ है डैम्पिंग कांस्टेंट। तो डैम्पिंग कांस्टेंट कम है, डैम्पिंग कांस्टेंट इज लेस देन ओमेगा नॉट। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे ऑसिलेशंस होंगे। तो अब देखेंगे यहां पर कि जो डैम्पिंग कांस्टेंट है ओमेगा नॉट से कम है, मतलब ये कौन सी है? अंडर डैम्पिंग वाली, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस यहां पर चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑसिलेशंस होंगे और इस तरह से एम्पलीट्यूड कम होते होते फाइनली ये सिस्टम रेस्ट की तरफ बढ़ेगा। तो देखिए दिस इज द अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, अब देखो हमने इसको डैम्पिंग कांस्टेंट को बढ़ा दिया थोड़ा सा। पहले बहुत कम था, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी कंडीशन वही है अंडर डैम्प्ड वाली। तो अब भी क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है लेकिन थोड़ा जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि डैम्पिंग बढ़ गई है। तो वो जल्दी से क्या करेगा? रेस्ट पे आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको डैम्पिंग कांस्टेंट को और बढ़ा दिया और तो अब देखिए फिर से अभी भी कंडीशन अंडर डैम्प्ड की ही है। हमने डैम्पिंग कांस्टेंट बढ़ा दिया लेकिन डैम्पिंग कांस्टेंट ओमेगा नॉट से कम है। तो देखो और जल्दी वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा कि और जल्दी वो रेस्ट पे आ गया था यहाँ पे। ठीक है, ये वाला केस अभी हम देख रहे थे कि वो क्विकली रेस्ट पे आ गया। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अभी भी ये डैम्पिंग कांस्टेंट कम है ओमेगा नॉट से।
तो जितना कम होगा डैम्पिंग कांस्टेंट उतने ज्यादा वो ऑसिलेशंस करेगा, अदरवाइज वो ऑसिलेशंस कम होते जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जब डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो गया, यानी कि क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस वाली कंडीशन, तो इसमें देखोगे वो ऑसिलेशंस नहीं करेगा, जल्दी से क्या करेगा, वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पे आ जाएगा। और अब हम बात कर रहे हैं ये जो डेल है इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, दैट इज ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहाँ पे डेल बेसिकली किसको बता रहे हैं, जो हमने बीटा माना है उस बीटा की जगह यहाँ पे डेल लिया हुआ है, फिर वो जहां से हमने ये एनिमेशन बनाया है वहां पे उसको डेल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें क्या होगा, ओवर डैम्पिंग। तो ओवर डैम्पिंग में क्या होगा, रेस्ट पे आएगा सिस्टम लेकिन काफी समय लेगा उसको रेस्ट में आने को, इसको ओवर डैम्पिंग बोला जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या मतलब है अंडर डैम्पिंग का, क्रिटिकल डैम्पिंग का और ओवर डैम्पिंग का। तो इसकी हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्यू फैक्टर ऑफ एन अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो ज्यादातर का जो है हम अंडर डैम्प्ड या क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर्स की बात करते हैं, बाकी जो हमारे कोर्स में है और क्वेश्चंस जिसके आते हैं वो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर है, जिसकी हमने इक्वेशंस लिखी थी, a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt बाय 2m cos ओमेगा डैश t, वो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि ऑसिलेशंस उसमें, और जो क्रिटिकली डैम्प्ड या ओवर डैम्प्ड है उसमें ऑसिलेशंस नहीं होते हैं। तो क्यू फैक्टर क्या होता है, इट इज द पाई टाइम्स द नंबर ऑफ पीरियड्स elapsed इन द डैम्पिंग टाइम। तो डैम्पिंग टाइम में कितने ऑसिलेशंस हो गए हैं उसका पाई टाइम्स क्यू फैक्टर कहलाता है यहाँ पे। तो क्यू फैक्टर इज पाई टाइम्स टाउ बाय टी नॉट। तो पाई टाउ क्या हो गया, 2m बाय बी, अभी हमने डिराइव किया था, टी नॉट 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, स्मॉल डैम्पिंग के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है। तो यहां से क्यू फैक्टर आ जाता है m ओमेगा नॉट बाय बी। वैसे इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है हमें नॉर्मली हमारे एग्जामिनेशंस में, लेकिन फिर भी एज ए इंफॉर्मेशन नॉलेज हमें पता हो तो अच्छी बात है। अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं कुछ। तो मैनी डैम्प्ड सिस्टम्स आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ सच एज डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म एंड शॉक एब्जॉर्बर्स इन दी कार। हम देखते हैं जैसे शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक एब्जॉर्बर क्या चाहते हैं, हम शॉक लगे और वो एब्जॉर्ब करके नॉर्मल स्टेज में आ जाए। डोर के जो क्लोजिंग नॉब्स होते हैं तो वो क्या होता है, डोर बंद हो और एक बार में वो बंद हो जाए, इस तरह का हम चाहते हैं। तो क्या होता है, दीज आर यूजुअली डिजाइन टू गिव क्रिटिकल डैम्पिंग। वो क्रिटिकल डैम्पिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं कि वो आए और बंद होके रुक जाए, डैम्पिंग हो जाए फटाफट, और वो एक बार में रुक जाए और जल्दी से रुक जाए। हम ये नहीं चाहते कि वो धीरे 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 रुक रहा है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग जो होता है वो रेस्ट पे आ जाता है और फटाफट रेस्ट पे आ जाता है विदाउट ऑसिलेटिंग। बट एज दे वेयर आउट अंडर डैम्पिंग अक्कर, तो धीरे धीरे जैसे वो पुराने होते हैं तो अंडर डैम्पिंग होने लगती है। वो क्या करता है कि कुछ ऑसिलेशंस करने लगता है, क्रिटिकल डैम्पिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं, धीरे धीरे वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो वेयर आउट हो जाते हैं, थोड़े से खराब हो जाते हैं तो अंडर डैम्पिंग होती है। फिर वो कुछ ऑसिलेशंस करते हैं जो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के होते हैं, जैसा हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, आपने किया भी होगा। तो a door slams and a car bounces up and down several times whenever it hits a bump। तो इसी तरह से जैसे वो वियर आउट होते हैं, पुराने होते हैं, तो क्या होने लगती है, अंडर डैम्पिंग, जिसमें वो कुछ ऑसिलेशंस करते हैं डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के और फिर रेस्ट पे आते हैं। Needles on electronic instruments such as voltmeter, ammeter, etc. are usually critically damped or slightly underdamped। तो ये जो नीडल्स वगैरह हैं ये भी क्या है, अगर ऑसिलेट करती रहेंगी तो हमें रीडिंग नहीं मिलेगी, तो हम क्या चाहते हैं, जनरली क्रिटिकली डैम्प हो जाए कि वो ऑटोमेटिकली अपनी एक पॉइंट पे जहां पे आना है वहां पर आकर रेस्ट पे आ जाए और ज्यादा टाइम भी ना लगे, जिससे रीडिंग लेने में ज्यादा टाइम हमें वेस्ट ना हो। तो उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां भी क्रिटिकल डैम्पिंग हो या स्लाइटली अंडर डैम्पिंग चल सकती है कि थोड़ा सा एक दो ऑसिलेशंस के बाद वो रुक जाए। इफ दे वर वेरी अंडर डैम्प्ड they would swing back and forth excessively before arriving at the correct value, and if overdamped they would take too long to reach equilibrium and rapid changes in the system would not be detected। ठीक है, तो अगर एक्सेस अंडर डैम्प्ड होंगे ज्यादा तो बहुत सारे ऑसिलेशंस करेंगे रेस्ट पे आने से पहले, ओवर डैम्प्ड होंगे बहुत टाइम लेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो इसलिए उनको क्रिटिकली डैम्प्ड वाली सिचुएशन में रखा जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस। तो जनरली क्वेश्चंस उसी तरह के हैं जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशंस पर सेकंड। द एम्पलीट्यूड ड्रॉप्स टू हाफ इट्स वैल्यू फॉर एवरी 10 ऑसिलेशंस। द टाइम इट विल टेक टू ड्रॉप टू 1/1000 ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इज क्लोज टू। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से ट्राई कीजिए। जब आपका हो जाए तो फिर वीडियो को आगे रन कीजिएगा। ओके, कम बैक, लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सो क्या करना है हमें, सॉल्यूशन तो a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी होता है। अब यहाँ पे देखो हमें बीटा का वो b बाय 2m होता है, उसकी जरूरत नहीं हुई, b और 2m की वैल्यू नहीं दी, हमारे लिए बीटा ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको बीटा की टर्म में ही लिख दिया। अब एम्पलीट्यूड देखो क्या कह रहे हैं कि ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है 10 ऑसिलेशन में, 10 ऑसिलेशन में आधा मतलब 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, यानी 2 सेकंड में एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है, तो हमने उसको यहां पे यूज कर लिया। तो एम्पलीट्यूड ए नॉट बाय 2 हो गया कितने, 2 सेकंड, सॉरी 10 ऑसिलेशंस में हुआ, और 10 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में एम्पलीट्यूड आधा हो गया। तो ए नॉट बाय 2 इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा इंटू 2। तो ए नॉट से नॉट कट गया, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा 2 आएगा, बीटा इंटू 2, और उसका इनवर्स कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू ई की पावर 2 बीटा। तो यहां से ln2 इज इक्वल टू 2 बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ln2 बाय 2, ये आ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड 1 बाय 1000 करना है, तो फिर से इसी एक्सप्रेशन में a की जगह ए नॉट बाय 1000 रख दिया, इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी, तो 1000 इज इक्वल टू ई की पावर बीटा टी हो गया, ठीक है ना। पहले 1 बाय 1000 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा टी हुआ, उसका इनवर्स कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया। तो टाइम आ जाएगा ln 1000 बाय बीटा, ln 1000 हो जाएगा ln 10 रेज़ टू द पावर 3 बाय बीटा, ये हो गया 3 ln 10 बाय बीटा। टाइम इज, तो बीटा को हमने रख दिया ln 2 बाय 2, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 6 ln 10 बाय ln 2। तो ln 10 क्या होता है, 2.303 log 10, और ये नीचे 2.303 log 2, तो 2.303 का फैक्टर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 log 10 बाय log 2। तो 6 log 10 1 के बराबर ही होता है, log 2 होता है 0.301, तो अप्रोक्सीमेटली 20 सेकंड ये टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block of mass 0.1 kg is connected to an elastic spring of spring constant 640 Newton per meter and oscillates in a damping medium of damping constant 10 raised to the power minus 2 kg per second. The system dissipates its energy gradually. The time taken for its mechanical energy of vibration to drop to half of its initial value is closest to. चलिए इसको फिर से पॉज कीजिए वीडियो को, और ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए, और अटेम्प्ट होने के बाद देखिए कैसे सॉल्व करना है और आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, कम बैक, लेट्स सी क्या करना है इसमें। सो मास इज गिवन 0.1 kg, k is given 640 न्यूटन पर मीटर, b is given 10 raised to the minus 2 kg per second, रूट km हमने एक बार चेक कर लिया कितना है 8, तो b is लेस देन रूट km आ जाएगा। तो एनर्जी जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। एनर्जी आधी करनी है, ई नॉट बाय 2 इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय एम इज इक्वल टू एल एन 2 आ गया। टाइम आ गया m बाय बी एल एन 2, मास दे रखा है 0.1, b दे रखा है 0.01 हो गया, एल एन 2 होता है 0.693, ये भी याद रखना चाहिए, एल एन 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो यहां से आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 6.93 सेकंड आएगा, अप्रोक्सीमेटली 7 सेकंड्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय x as a function of time is e raised to the power minus 0.1 t cos 10 pi t plus phi. Here t is in seconds. The time taken for its amplitude of vibration to drop to half of its initial value is close to. तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और जब हो जाए फिर आगे बढ़िए। ओके, कम बैक। सो बीटा क्या दे रखा है 0.1, कैसे e की पावर माइनस बीटा टी होता है, तो बीटा इज 0.1। एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी होता है, तो एम्पलीट्यूड आधा करना है, तो ए नॉट बाय 2 इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा टी,
बीटा टी इज इक्वल टू ln2 आ जाएगा, t इज इक्वल टू ln2 बाय बीटा। ln2 इज 0.693, बीटा इज 0.1, तो यहां से अप्रोक्सीमेटली आंसर 7 सेकंड्स आ जाएगा। तो इस तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जिनको हम कंफर्टेबली बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल। डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, इतना सफिशिएंट है एंड मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इतना जान लेंगे तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, कैसे हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथमेटिकली समझ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपके और भी फ्रेंड्स का फायदा हो। और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी सजेशन है, जो भी आपके व्यूज हैं, वो हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए आगे और भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स वीडियोस के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।